तो इससे हमें पता चलता है कि जो मदर है, जो कि RH नेगेटिव है, उसके अंदर RH एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज नहीं है, बल्कि उसके अंदर RH एंटीजन नहीं है। ठीक है। तो फर्स्ट बेबी हुआ, जो जितने भी बेबीज होंगे ना, अगर ये कॉम्बिनेशन दिख रहा है कि फादर RH पॉजिटिव है और मदर RH नेगेटिव है, तो उस केस के अंदर जितने भी बेबीज होंगे वो सबके सब RH पॉजिटिव होंगे। अब पहला बच्चा इसलिए बच जाएगा क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान जो फीटल ब्लड है और मैटरनल ब्लड है वो दोनों वेल सेपरेटेड रहते हैं प्लेसेंटा के थ्रू। ठीक है, प्लेसेंटा इंटरमिक्सिंग नहीं होने देता दोनों के ब्लड की। अब मान लो इंटरमिक्सिंग होगी, तो जैसे मान लो सपोजिंगली कि जो फीटल ब्लड था वो मैटरनल ब्लड में चला गया, तो फीटल ब्लड के अंदर तो RH एंटीजन है ना, तो वो RH एंटीजन जो है फीटल ब्लड में मैटरनल ब्लड में जाएगा। अब मैटरनल ब्लड के अंदर तो RH एंटीजन नहीं है, तो जो RH एंटीजन फीटस से मदर में गया वो एक फॉरेन सब्सटेंस की तरह ऐड करेगा और मदर का जो इम्यून सिस्टम है उसको ट्रिगर कर देगा, इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा और RH एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज बनने लग जाएंगे, इम्यून रिस्पॉन्स हमें देखने को मिलेगा। ठीक है। अब मदर के अंदर RH एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज है। अब अगर जब सेकेंड बेबी हो, मान लो उस दौरान भी दोनों का इंटरमिक्स हो गया। ठीक है। अब एनसीईआरटी में लिखा होगा कि जब प्रेगनेंसी के दौरान उनके बीच में इंटरमिक्सिंग ऑफ ब्लड बिल्कुल नहीं होती, बिकॉज द फीटल एंड मैटरनल ब्लड बोथ आर सेपरेटेड बाय वेल सेपरेटेड बाय मोर ओवर बाय प्लेसेंटा। ठीक है। बट जब डिलीवरी हो रही होती है उस टाइम पर हम अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करते हैं। अब अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो फीटस का ही पार्ट है। ठीक है। फीटस ये रहा, अम्बिलिकल कॉर्ड से प्लेसेंटा के थ्रू जुड़ा हुआ है वो, ये रहा फीटस, ये रहा प्लेसेंटा। ठीक है। जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग के ऊपर बना हुआ है मेटरनल टिश्यू और अम्बिलिकल कॉर्ड से मिलकर, अम्बिलिकल कॉर्ड ये एक्सटेंड करके यहाँ पर आ रही है। तो जो प्लेसेंटा है ना, वो एक टाइप से मदर का पार्ट हो गया, मदर की बॉडी का। ठीक है। क्योंकि वो एंडोमेट्रियम के अंदर है। ठीक है। ठीक है। अब मान लो अम्बिलिकल कॉर्ड को हमने कट किया, तो उस टाइम क्या होगा, जो ब्लड रिलीज होगा वो फीटस का होगा। अब वो फीटस बट मान लो मदर के अंदर चला गया, मदर के ब्लड के कांटेक्ट में आ गया। ठीक है। तो उस केस के अंदर मदर के अंदर RH एंटीजन चला जाएगा और उसके बॉडी में, मदर की बॉडी में मेटरनल ब्लड के अंदर RH एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज बन जाएगी। अब सेकंड प्रेगनेंसी के दौरान मान लो सेम यही हुआ। अब प्रेगनेंसी के दौरान तो कोई खतरा नहीं है। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पर दोनों का ब्लड वेल सेपरेटेड रहता है प्लेसेंटा के थ्रू। बट जब डिलीवरी हो रही होती है उस टाइम पर चांसेस होते हैं कि ब्लड का इंटरमिक्सिंग हो जाए या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाए। ठीक है। तो मान लो उस टाइम पर जो मदर का था मेटरनल ब्लड जिसके अंदर RH एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज थी, वो फीटस के ब्लड में आ गई, मान लेते हैं डिलीवरी के टाइम। ठीक है। क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम ऐसा कोई चांस नहीं होता, सिर्फ डिलीवरी के टाइम ही चांसेस होते हैं। तो अब जो मदर का ब्लड था वो फीटस के अंदर आ गया, उस ब्लड में क्या है, RH एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी है। और RH एंटीजन तो फीटस में भी है, क्योंकि जितने भी हमारे बेबीज होंगे वो सबके सब RH पॉजिटिव होंगे जब ऐसा कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, फादर पॉजिटिव और मदर नेगेटिव। ठीक है। तो उस केस के अंदर जो बेबी के जो फीटस है हमारा, उसके अंदर जो RH एंटीजन है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। जिसकी वजह से जो RBC है वो भी डिस्ट्रॉय होंगे, क्योंकि जो RH एंटीजन होता है किस पे मिलता है, RBC की सरफेस पर मिलता है। अब RBC डिस्ट्रॉय हो रहे हैं तो ब्लड में लॉस होगा, जिसकी वजह से एनीमिया और जॉन्डिस जैसी बीमारियां हो सकती हैं, या फिर ये भी हो सकते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस हो जाएगा और भी मर जाएगा। अब एनसीईआरटी में इसके बारे में क्या दे रखा है, जो स्टेटमेंट्स दे रखी हैं वो देखते हैं। जो भी बताया वो स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, बस उसको थोड़ा फॉर्मली हम रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। एन RH नेगेटिव पर्सन, जो कि मदर है इस केस में, इफ एक्सपोज टू RH पॉजिटिव ब्लड विल फॉर्म एंटीबॉडीज अगेंस्ट RH एंटीजन। ठीक है। अब इसमें क्लियर में पता चलता है कि जो मदर थी उसको हमने RH नेगेटिव इसलिए बोला क्योंकि उसके अंदर RH एंटीजन एब्सेंट था। ठीक है। अब उसके अंदर RH एंटीजन एब्सेंट है, इसका मतलब ये नहीं कि उसके ब्लड में RH एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज है। ठीक है। प्रेजेंस और एब्सेंस की बात है। आ रही बात समझ में? तो हम इसके जैसे हमने पिछले वाले केस में बोला था ना, अगर किसी इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप A है तो उसकी बॉडी में B के खिलाफ एंटीबॉडीज होंगी। इस केस में वैसा नहीं है। ठीक है। अगर RH, अब जैसे उस केस में अगर B नहीं था, इसका मतलब ये था ना कि B के खिलाफ एंटीबॉडीज है। अब इस केस में अगर एंटीजन नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि
उस ब्लड में उस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज हैं, इसका मतलब ये नहीं हुआ उसकी एब्सेंस या प्रेजेंस को शो कर रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव साइन। ठीक है, ये हमने देख लिया था। अ स्पेशल केस ऑफ RH इनकम्पेटिबिलिटी हैज बीन ऑब्जर्व्ड बिटवीन RH नेगेटिव ब्लड ऑफ मदर with RH positive blood of fetus. RH antigen of fetus do not get exposed to RH negative of mother, RH negative blood of mother in first pregnancy as the two bloods are well separated by placenta. ठीक है, सेकेंड प्रेगनेंसी के टाइम पर भी इनके बीच में कॉन्टैक्ट नहीं होता, बस चांसेस कहाँ पर होते हैं, कब होता है, डिलीवरी के टाइम पर। However, during the delivery of first child, there is possibility of exposure of maternal blood. अब पॉसिबिलिटी है, मान लो एक्सपोज हो गया, बस उतना काफी है, मदर के अंदर एंटीबॉडीज प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। अब सेकंड कॉन्टैक्ट के टाइम मान लो ये ब्लड फीटस में ट्रांसफर हो गया, तो फीटस के अंदर एंटीबॉडीज चली जाएंगी RH एंटीजन के खिलाफ, और फीटस तो हमारा RH पॉजिटिव है ही सेकंड वाले में भी, तो वो मर जाएगा। ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ RH पॉजिटिव ब्लड ऑफ फीटस। Now mother starts preparing antibodies against RH antigen in her blood. ठीक है, अब उसके ब्लड में जो RH, now mother starts preparing antibodies against RH, हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि उसके ब्लड में तो RH एंटीजन है ही नहीं ना, तो वो तो एसिडेट करेगा, मेटरनल ब्लड की फॉरेन सब्सटेंस है, तो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज प्रोडक्शन हो जाएगा। और इन केस ऑफ सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी, या फिर हम अभी सेकेंड प्रेगनेंसी की बात कर लेते हैं। ठीक है, the RH antibodies from mother can leak into blood of fetus. ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, अब फीटस के अंदर RH एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज आ जाएंगे और उसके साथ डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, यही लिखा हुआ है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। दिस कुड बी फेटल टू द फीटस और कुड कॉज सीवियर एनीमिया एंड जॉन्डिस। ठीक है, या तो सीवियर, या तो फीटल हो, या तो फेटल होगा कि मार ही देगा एकदम बच्चे को, या तो अगर थोड़ा कम सीवियर हुआ तो उसके इसमें अनीमिया और जॉन्डिस जैसे खतरनाक बीमारियां कर देगा। वैसे जॉन्डिस अगर हम बात करें तो जब बच्चा अपने वोम के अंदर अपना ही फीकल मैटर खा लेता है तब उसको जॉन्डिस होता है। ठीक है, बट जॉन्डिस इस केस में भी हो सकता है, और अनीमिया तो लॉस ऑफ ब्लड होता है, ये एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड हो जाएगा। अगर बच गया तो उसको अनीमिया बोल देंगे, नहीं बचा तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस तो है ही अपने पास। तो ये हमारे पास अपने ब्लड ग्रुपिंग हो गया, एबी ब्लड ग्रुपिंग, RH ब्लड ग्रुपिंग। ठीक है, अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। अब हम क्लोटिंग ऑफ ब्लड को देख लेते हैं। मान लो हमारी बॉडी में कट आया, ठीक है, तो ब्लड के अंदर दो जगह से हमारे पास दो चीज़ें रिलीज होंगी। जो टिश्यू है, टिश्यू रिलीज करेगा एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन, क्योंकि टिश्यू से बाहर रिलीज हो रहा है वो, और ब्लड के अंदर रिलीज हो रहा है, इसीलिए जो ब्लड वेसल्स हैं प्लेटलेट्स रिलीज करेंगे एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि हमारे पास जब प्लेटलेट्स पढ़ रहे थे तो उसके अंदर लिखा हुआ था कि प्लेटलेट्स के अंदर कोएगुलेशन के लिए जो फैक्टर्स हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। तो वो एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन की बात कर रहा था, उसने उसके अंदर नाम नहीं लिखा हुआ था, बट उसने ये लिखा हुआ था कि NCERT के अंदर कि जो प्लेटलेट्स हैं, इन प्लेटलेट्स द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कोएगुलेशन और क्लॉटिंग आर प्रेजेंट इन इनएक्टिव फॉर्म। ठीक है, तो वो इसी की बात कर रहा था। तो जो जहाँ पे कट होगा वहाँ पर टिश्यू, जहाँ का जो टिश्यू होगा वहाँ का, वो रिलीज करेगा एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन, क्योंकि टिश्यूज के बाहर रिलीज हो रहा है और ब्लड के अंदर रिलीज कर रहा है, इसीलिए ब्लड रिलीज करेगा एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, और ये किस पर ऐड करेंगे, प्रोथ्रोम्बोकाइनेस पर ऐड करेंगे, और NCERT में यहाँ पे प्रोथ्रोम्बोकाइनेस की जगह थ्रोम्बोकाइनेस वर्ड लिखा हुआ है सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, तो हमें भी थ्रोम्बोकाइनेस ही याद रखना है, क्योंकि प्रोथ्रोम्बोकाइनेस आने नहीं वाला, आएगा भी तो थ्रोम्बोकाइनेस आएगा। ठीक है, तो एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन और एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन दोनों के दोनों थ्रोम्बोकाइनेस पर एक्ट करते हैं। अब थ्रोम्बोकाइनेस क्या करता है, जो हमारे पास प्रोथ्रोम्बिन था उसे कन्वर्ट कर देता है एक्टिव थ्रोम्बिन के अंदर। ठीक है, थ्रोम्बोकाइनेस नाम से ही पता चल रहा है, थ्रोम्बिन के ऊपर ऐड करके थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा। कैल्शियम आयन की यहाँ पर रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, NCERT में भी लिखा हुआ है कि कैल्शियम +2 आयन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, तो ये विटामिन के प्रेजेंस में एक्ट करता है। अब ये जो विटामिन कैल्शियम का सवाल तो इसी चैप्टर से आएगा, विटामिन के का सवाल हमारे पास जो बायोमोलिक्यूल चैप्टर है ना उससे आएगा, जहाँ पे विटामिन के डिस्कशन हुआ था, विटामिन A B C वगैरह थे ना जितने भी, उस पार्ट से आएगा विटामिन के का। तो जो
अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसकी वजह से वेरियस ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं ह्यूमन बीइंग के अंदर। ठीक है, तो हमें पता है कि जो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन है दे हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, तो वो इस तरह से ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन और एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोथ्रोम्बोकाइनेज पर या फिर मोर ओवर थ्रोम्बोकाइनेज पर एक्ट करता है, और फिर थ्रोम्बोकाइनेज प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट कर देता है थ्रोम्बिन इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम प्लस 2 आयंस एंड विटामिन के। अब ये थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है, और जो फाइब्रिन है वो मेन फैक्टर है रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लोटिंग। और एनसीईआरटी में भी जब हम देखते हैं कि प्लाज्मा प्रोटीन्स की बात हो रही होती है तो उसके अंदर एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन ही लिखा हुआ है। एनसीईआरटी के अंदर भी प्रोथ्रोम्बिन का नाम नहीं लिखा हुआ। ठीक है, बट बाद में जब क्लोटिंग ऑफ ब्लड में पढ़ते हैं तब प्रोथ्रोम्बिन का नाम आता है। तो जो अगर जैसे सवाल पूछ ले कि मेजर प्रोटीन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लोटिंग, तो उसके अंदर फाइब्रिनोजन आंसर चला जाएगा। ठीक है, अब ये फाइब्रिनोजन का क्या करता है, मान लो यहाँ पर कट लगा था तो फाइब्रिनोजन क्या करेगा, फाइब्रिन में कन्वर्ट हो चुका है जो फाइब्रिन एक्टिव फॉर्म है, ये क्या करेगा यहाँ पे कट पे ना नेट बना देगा। ठीक है, नेट मेड बाय प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्यों लिखा है हमने, क्योंकि प्लेटलेट्स ही रिलीज कर रहे हैं एंडोथ्रोम्बोप्लास्ट। ठीक है, नेट मेड मोर ओवर बाय फाइब्रिन। ठीक है, और यहाँ पर जितने भी हमारे पास डेड डब्ल्यू बी सीज हैं या फिर डैमेज डब्ल्यू बी सीज आर बी सीज प्लेटलेट्स हैं, वो सब के सब यहाँ पर आके फंस जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर एक वॉल बन जाएगी और ब्लड का जो आउटफ्लो हो रहा था वो रुक जाएगा। ठीक है, तो जैसे ये अपना हो गया, जितनी भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन देखनी था एनसीईआरटी में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। ठीक है, एनसीईआरटी में ये दे रखा है कि जो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड है उसके लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल रहते हैं हमारा फाइब्रिन और हमारे जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं वो। क्यों, क्योंकि फाइब्रिन नेट बनाता है और उसके अंदर जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं, डेड फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं, वो वहाँ पे जाके स्ट्रक हो जाते हैं और क्लॉट बना लेते हैं। जो काला काला हमें स्कब दिखता है ना, वो क्लॉट होता है। ठीक है, अब इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो मेजर जो हमने हाईलाइट कर रखे हैं उन्हीं पार्ट से पूछा जाता है। जैसे क्लॉट है, तो क्लॉट इज फॉर्म्ड मेनली बाय फाइब्रिन एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ठीक है, तो वो पूछ लेगा क्लॉट कौन कौन सी चीज़ें बनाती हैं, तो फाइब्रिन और फॉर्म्ड एलिमेंट्स इसका आंसर चला जाएगा। ठीक है, और कैल्शियम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, अब ये जो बीच का ये सारा एंजाइम का जितना भी हमने भी डिस्कशन किया था, फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट, क्लॉट फॉर्मेशन के प्रोसेस को भी डिस्कस किया था, वो सारा दे रखा है। फाइब्रिन्स आर फॉर्म्ड बाय कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रिनोजन इन द प्लाज्मा बाय एंजाइम प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, अब जो फाइब्रिन है वो फॉर्म हो रहा है इनएक्टिव फाइब्रिनोजन से, तो जो फाइब्रिनोजन था वो कन्वर्ट हो रहा है हमारे पास फाइब्रिन के अंदर। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ थ्रोम्बिन। ठीक है, एंजाइम थ्रोम्बिन जो कि प्रोथ्रोम्बिन से कन्वर्ट हुआ था बाय प्रोथ्रोम्बोकाइनेस। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन in turn are formed from another inactive substance called prothrombin, an enzyme complex thrombokinase। अब यहाँ पे थ्रोम्बोकाइनेज दे रखा है और हमने पढ़ा था प्रोथ्रोम्बोकाइनेज, तो हमें थ्रोम्बोकाइनेज ही याद रखना है। ठीक है, वैसे प्रोथ्रोम्बोकाइनेज अगर देखो प्रोथ्रोम्बोकाइनेज याद रहेगा तो भी चल जाएगा। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि प्रोथ्रोम्बोकाइनेज में भी थ्रोम्बोकाइनेज वर्ड तो आ रहा है ना। ठीक है, जो अभी ऊपर पढ़ा था वो सेम टू सेम दे रखा है, इज रिक्वायर्ड फॉर अबव रिएक्शन। दिस कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड बाय सीरीज ऑफ लिंक्ड एंजाइमेटिक रिएक्शन। ये थ्रोम्बोकाइनेज की बात कर रहा है, इन्वॉल्विंग अ नंबर ऑफ फैक्टर्स प्रेजेंट इन प्लाज्मा इन इनएक्टिव स्टेट। अब वही बात आ गई ना, फैक्टर्स प्रेजेंट इन प्लाज्मा इन इनएक्टिव स्टेट किसकी बात कर रहा है, एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन की बात कर रहा है, जो जब एक कट आएगा तब एक्टिवेट होगा और ब्लड के अंदर एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करेगा और टिश्यू से एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होगा। ठीक है, दोनों एक्ट करेंगे प्रोथ्रोम्बोकाइनेज पर, जो कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है थ्रोम्बोकाइनेज। फिर थ्रोम्बोकाइनेज क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट कर देगा थ्रोम्बिन के अंदर। फिर ये जो थ्रोम्बिन है ये क्या करेगा, ये इनएक्टिव फाइब्रिनोजन को कन्वर्ट कर देगा फाइब्रिन के अंदर। ठीक है, और यही एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। An injury or a trauma stimulate platelets in blood to release certain factors which activate the mechanism of coagulation। ये अपने एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन की बात कर रहा है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है, certain factors released by tissue at the site of injury also initiate coagulation।
तो जो हमने पढ़ा ना वो सबका सब इसमें लिखा हुआ है। अब इसने एक्सोथर्मोप्लास्टिन की बात भी कर दी, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, इस जो हमने पढ़ा ना उसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला टॉपिक है लिम्फ या फिर टिश्यू फ्लूइड, ठीक है। जो जो लिम्फ है ना वो टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है कि जो मेजर साइट ऑफ एक्सचेंज है ना सब्सटेंसेस की, जैसे रेस्पिरेटरी गैसेस का एक्सचेंज हो गया, ग्लूकोज का एक्सचेंज हो गया ब्लड और टिश्यू के बीच में, तो वो लिम्फ के थ्रू होता है, ठीक है। क्या होता है कि लिम्फ से जो ब्लड वेसल्स है ना उनमें से एक लिम्फेटिक वेसल आती है, वो टिश्यू एक पर्टिकुलर सेल तक जाती है, हर एक इंडिविजुअल सेल तक, ठीक है। और वो ही एक्सचेंज कराती है और फिर वापस ड्रेन हो जाती है ब्लड वेसल के अंदर, और ब्लड उसको जो भी सब्सटेंस था एक्सक्रीटरी वो वापस लेके चला जाता है, ठीक है। As the blood passes through capillaries in tissue, some water along with many small water soluble substances. अब इसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वाटर थोड़ा बहुत होता है एंड मैनी वाटर soluble substances मूव आउट इनटू स्पेसेस, ठीक है, between the cells of tissue leaving larger proteins and most of the formed elements in blood vessels. तो जितने भी formed elements है ना, ठीक है, वो खुद सेल्स हैं, तो वो सेल के अंदर कैसे जाएंगे। यहाँ पर हमने जो बात करी है स्मॉल वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस की, ये वो सब्सटेंसेस है जो सेल को चाहिए, ठीक है। तो सेल को कौन से सब्सटेंसेस चाहिए, जैसे ग्लूकोज हो गया ताकि वो रेस्पिरेशन कर सके, ठीक है। और बाकी हमारे पास रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स हो गए, रेस्पिरेटरी गैसेज हो गई, उन सब का जो एक्सचेंज होता है वो यहाँ पर होता है, ठीक है। This fluid released out of blood vessels is called interstitial fluid और tissue fluid, क्योंकि ये टिश्यू के बीच में रिलीज होता है इसीलिए इसको interstitial fluid भी बोलते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर टिश्यू फ्लूइड में बोल देना तो लिम्फ आंसर जाएगा उसका, ठीक है। एनसीईआरटी में क्लियरली लिखा हुआ है बट ध्यान नहीं जाता इस चीज़ पर। इट हैज सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एज दैट इन प्लाज्मा, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट से हमें ये पता चलता है कि जो टू कंपोनेंट्स मोर इन लिम्फ देन ब्लड है ना वो सिर्फ दो ही हैं, ठीक है। लिम्फ के अंदर नाम से पता चल रहा है लिम्फोसाइट्स ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो जो लिम्फ है उसके अंदर डब्ल्यूबीसी ज़्यादा रहेंगे, ठीक है, मोर ओवर लिम्फोसाइट से ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। डब्ल्यूबीसीज नहीं, डब्ल्यूबीसी तो ल्यूकोसाइट हो गया, उसमें तो सब कुछ सब आ गया, लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स आएगा यहाँ पे, ठीक है। और लिपिड या फिर फैट ज़्यादा रहेगा। क्यों लिपिड फैट क्यों ज़्यादा रहेगा, क्योंकि जब हमें याद करें अगर यहाँ पे लिखा भी हुआ है फैट आर एब्जॉर्ब थ्रू लिम्फ इन द लैक्टियल्स प्रेजेंट इन इंटेस्टाइनल वेलाई, ठीक है। जो जब एब्जॉर्प्शन देख रहे थे तो फैट का एब्जॉर्प्शन लैक्टियल्स में हो रहा था, ठीक है, और जो कि वाइट कलर की थी, ठीक है। और फैट भी वाइट कलर का होता है, मिल्क भी वाइट कलर का होता है, ठीक है। तो जो टिश्यू फ्लूइड है ना या फिर बोले लिम्फ है, लिम्फ, अब वो लिम्फ की जगह टिश्यू फ्लूइड भी लिख सकता है, ठीक है। तो जो लिम्फ है ना उसमें सिर्फ दो ही चीज़ें हैं जो ब्लड से ज़्यादा हैं, एक है लिम्फोसाइट्स, दूसरा है फैट या फिर लिपिड। लिपिड भी लिखा हुआ आ सकता है, फैट तो हमें पता ही है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है इट हैज सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एज दैट इन प्लाज्मा, ठीक है। तो कोई भी वो न्यूट्रिएंट दे दे, आयन दे दे, तो वो लिम्फ में और ब्लड में सेम रहेगा, ठीक है। अब वो मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन में सब आ गया है ना, जैसे यहाँ पे दे रखा है न्यूट्रिएंट्स दे रखा है, ऑक्सीजन दे रखा है, मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन है, न्यूट्रिएंट्स की बात कर दी उसने, ठीक है। तो इसी स्टेटमेंट से ये क्वेश्चन बनाया। अब देखने को बाहर का लग रहा है बट है इसी कॉन्सेप्ट से। एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स गैसेज एक्सेट्रा बिटवीन ब्लड एंड सेल्स ऑलवेज ऑकर थ्रू दिस फ्लूइड। An elaborate network of vessels called lymphatic system collects this fluid and drains it back to major veins, ठीक है। The fluid present in lymphatic system is called lymph. Lymph is colorless fluid, जैसे WBCs कलरलेस रहते हैं, ठीक है, वैसे lymph भी कलरलेस है, ठीक है। Containing specialized lymphocytes which are responsible for immune response of the body. अब इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि जो लिम्फ है उसके अंदर लिम्फोसाइट्स ही होते हैं सिर्फ, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स, तो हमें पता ही है। लिम्फ इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कैरियर फॉर न्यूट्रिएंट्स एंड हॉर्मोन्स, बात बिल्कुल सही लिखी हुई है। अब इस स्टेटमेंट से भी हमारे पास सवाल आ सकता है, लिम्फ इज एन इम्पॉर्टेंट कैरियर फॉर न्यूट्रिएंट्स एंड हॉर्मोन, न्यूट्रिएंट्स तो सही है
क्योंकि सेल तक ये चीज़ें जानी है ना, तो ये इंपॉर्टेंट आ जाता है। क्योंकि लिम्फ क्या करता है, लिम्फ इज मेजर साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू। ठीक है, ब्लड से कुछ वेन्स निकलती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे ब्लड जा रही है, ब्लड पासिस थ्रू कैपिलरीज इन टिश्यू। ठीक है, कैपिलरीज टिश्यू में से पास कर रही है। ठीक है, तो वहाँ पर जो कैपिलरीज हैं उनसे एक फ्लूइड निकल आएगा। ठीक है, जिसके अंदर कुछ वाटर होगा और बाकी हमारा जो जितनी भी एक्सचेंज करने वाली चीज़ें हैं वो सब होंगी उसके अंदर। तो ब्लड के अंदर से लिम्फ रिलीज होता है बिटवीन सेल्स ऑफ टिश्यू। ठीक है, और वहाँ पर फिर एक्सचेंज हो जाता है। और फिर जो लिम्फेटिक सिस्टम है ना, जो हाँ, लिम्फेटिक सिस्टम ये कलेक्ट करता है वो फ्लूइड और उसको वापस डाल देता है हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर। ठीक है, तो लिम्फ ऑल्सो एक्ट्स एज इम्पोर्टेंट कैरियर फॉर न्यूट्रिएंट्स एंड हॉर्मोन्स। तो ये भी इंपॉर्टेंट आ जाएगा, लिम्फ इन सब चीज़ों को भी कैरी करके चलता है। बट मेन जो चीज़ हमने थी ना वो देख ली है, टू कंपोनेंट्स मोर इन लिम्फ दैन ब्लड है, तो वो एक तो हो गया लिम्फोसाइट्स और दूसरा हो गया फैट। और जैसे क्वेश्चन दे रखा है वन इज मोर इन लिम्फ दैन ब्लड। ठीक है, तो हमने तो ये याद रख रखा है ना कि जो लिम्फ है उसके अंदर लिम्फोसाइट ज़्यादा रहते हैं। अब जो लिपिड्स हैं वो भी ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है यहाँ पे। अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अबंडेंट इन ब्लड। ठीक है, तो जो आरबीसी है उनका काउंट क्या है, 4.5 मिलियन टू 5.5 मिलियन पर MM³ ठीक है, जो WBCs है उसका काउंट क्या है हमारे पास ब्लड के अंदर, 6,000 टू 8,000 पर MM³। जो प्लेटलेट्स हैं उनका काउंट क्या है हमारे पास, 2 to 4 लाख पर MM³। ठीक है, और ऑल इक्वल तो है नहीं, तो मोस्ट अबंडेंट कौन सा हुआ, आरबीसी हो गया। इन DLC न्यूट्रोफिल्स आर फाउंड एज, तो नेवर लेट मंकीज ईट बेरीज, न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा रहते हैं। तो हमने ना नीचे से चलना शुरू करना है। ठीक है, नीचे से ऊपर आते जाएंगे तो 0.5 से 1%, फिर 2 to 3%, फिर 6 to 8%, फिर 20 to 25% और 60 to 65%। तो न्यूट्रोफिल्स जो है वो सबसे टॉप पर था, तो 60 to 65% आंसर चला गया। ठीक है, अब क्रिटिकल काउंट ऑफ प्लेटलेट हमें पता ही है 40,000 पर MM³। अब ये जो हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है इसमें यूनिट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस आ जाता है। यूनिट पता चले चेंज करके दे दी उसने, तो यूनिट पर MM³ है इनके अंदर। ठीक है, तो ब्लड क्लॉट इज मेनली ड्यू टू, तो ब्लड क्लॉट मेनली ड्यू टू फाइब्रिन और फॉर्म्ड एलिमेंट्स की वजह से होता है, या फिर ब्लड कॉर्पसल्स की वजह से होता है। ठीक है, प्लाज्मा थ्रोम्बोसाइट्स की वजह से नहीं होता। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ना कि फाइब्रिन क्या करता है, नेट बनाता है, नेट बना दिया और उसके अंदर जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स आके फंस जाते हैं ये पूरा क्लॉट बना देते हैं। ठीक है, तो ब्लड क्लॉट इज मेनली ड्यू टू फाइब्रिन एंड ब्लड कॉर्पसल्स। आगे चलते हैं, मैक्रो पुलिसमैन ऑफ ब्लड। मैक्रो माइक्रो में हमें कंफ्यूज ना, हमें बस इतना पता होना चाहिए कि जो न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स हैं सब्सीक्वेंट अल्फ़ाबेट्स, ये दोनों क्या करते हैं, फैगोसाइटिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, हमें बस इतना याद रखना है। इसलिए हमने याद रखा था कि न्यूट्रोफिल्स जिनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है वो माइक्रोमैन है। ठीक है, और मोनोसाइट्स जिनकी कंसंट्रेशन कम है वो मैक्रो पुलिसमैन है। तो जो मैक्रो पुलिसमैन है वो मोनोसाइट्स हो गए। ठीक है, और न्यूट्रोफिल्स जो है वो माइक्रो पुलिसमैन हो गए। ठीक है, आगे चलते हैं। विच WBCs रेजिस्ट इन्फेक्शन एंड आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शन। हमें इतना याद रखना है कि जो इयोसिनोफिल्स हैं वो मास्ट सेल्स होते हैं एंड दे आर इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस। ठीक है, और इयोसिन्स नहीं, सॉरी, बेसोफिल्स। ठीक है, और जो इयोसिन्स हैं वो दूसरा हो जाएगा जो भी दे रखा होगा। और हमें इतना पता है कि जो इयोसिनोफिल्स हैं या फिर एसिडोफिल्स हैं दे रेजिस्ट इन्फेक्शन। तो रेजिस्ट इन्फेक्शन तो हमें पता ही है। अब साथ में एनसीईआरटी में ये लाइन भी दे रखी है, दे आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शंस। तो इसका आंसर चला जाएगा इयोसिनोफिल्स। ठीक है, अब यूनिवर्सल ये क्वेश्चन नहीं ज़रूरी, आगे चलते हैं। इन टोटल WBCs लिम्फोसाइट्स आर, तो लिम्फोसाइट्स की बात कर रहे हैं ना, तो नेवर लेट मंकीज ईट द बेरीज। ठीक है, तो ये 0.5 से 1%, 2 to 3%, 6 to 8%, और ये हो गया 20 to 25%। तो आंसर ये चला गया। ठीक है, अगला देखते हैं। अब ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है।
Okay, RH antibodies from mother, which is RH negative, can leak into blood of fetus RH positive and destroy what? And destroy fetal RBCs. ऑप्शन में मैटरनल आरबीसीज भी दे रखा है, बट हमें पता है कि फीटस ही मरता है ना। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस होता है, बच्चा मर जाएगा सेकंड वाला। तो फीटल आरबीसीज के अंदर ही एंटीबॉडीज़ का चली जाती हैं और वो उसके फीटल आरबीसीज डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, क्योंकि जो RH एंटीजन है उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ गई हैं और एंटीजन किस पे प्रेजेंट होता है? आरबीसी के ऊपर। अब बोथ ऑप्शन नहीं जाएगा, ठीक है, फीटल आरबीसी ही जाएगा। ब्लड ग्रुप एंटीजन आर फाउंड ऑन आरबीसी, ठीक है, जो आरबीसी हमें दे रखा है इस शेप का है, बाइकॉनकेव शेप का है, इसके ऊपर हमारा एंटीजन बना रहता है, ठीक है। ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर मेनली मेंटेन बाय विच ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन्स। तो ये BCOP की बात कर रहा है, एल्बुमिन मेंटेन करता है। NCERT में सिर्फ इतना ले रखा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन मेंटेन करता है, तो वो एल्बुमिन मेंटेन करता है, ठीक है। और जो ग्लोबुलिन है, दे आर इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है। और प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, दे आर इन्वॉल्व इन हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। मैमेलियन आरबीसी एक तो बाइकॉनकेव होते हैं, सर्कुलर होते हैं और नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं। इनके अंदर कोई भी सेल ऑर्गेनल नहीं होता और इनकी मेम्ब्रेन को डोनास मेम्ब्रेन बोलते हैं। ओवल नहीं होते, बाइकॉनकेव रहते हैं और न्यूक्लिएटेड नहीं रहते, ओवर न्यूक्लिएटेड भी नहीं रहते, ठीक है। ग्लोबुलिन प्रोटीन्स, ठीक है, जो कि प्लाज्मा का 68% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं ऑफ ब्लड प्लाज्मा, ठीक है। और उस जो प्रोटीन्स है प्लाज्मा के अंदर वो 68% होता है और उस 68% का जो ग्लोबुलिन है वो 2.5 to 3% रहता है। मेन इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म। NCERT में यही वर्ड दे रखा है कि जो एल्ब्यूमिन है वो मेंटेन करता है ऑस्मोटिक प्रेशर, जो कि एक्चुअल में BCOP होता है। और जो ग्लोबुलिन है दे आर इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म। और ग्लोबुलिन कौन प्रोड्यूस करता है? लीवर प्रोड्यूस करता है। NCERT में लीवर के बारे में कोई जिक्र नहीं कर रखा, ठीक है, बट NCERT में सिर्फ इतना दे रखा है कि ग्लोबुलिन्स दे आर इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म। ABO ब्लड ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन सरफेस एंटीजन, सरफेस एंटीबॉडीज ऑन आरबीसी। एंटीबॉडीज तो होती ही नहीं, सरफेस एंटीजन WBC पे नहीं होता, एंटीबॉडीज नहीं होती, सरफेस एंटीजन ऑन आरबीसी, ठीक है। प्लाज्मा में एंटीजेंस नहीं होते, आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्मॉलेस्ट ब्लड सेल्स कौन से हैं, ठीक है। तो जो आरबीसी है उसका साइज होता है 7.5 माइक्रोमीटर, ठीक है। और WBC का साइज होता है कुछ 20 माइक्रोमीटर। जो सबसे बड़ी WBC है उसका साइज होता है 20 माइक्रोमीटर। और प्लेटलेट्स का साइज बहुत छोटा है, तो फ्रेगमेंट्स होते हैं ऑफ मेगा कैरियोसाइट्स, टूटे हुए होते हैं, तो इनका साइज बहुत छोटा रहता है, ठीक है। तो अगर इनके अबंडेंस का सीक्वेंस देखें तो वो सब हो जाएगा सबसे ज़्यादा आरबीसी, फिर WBC, फिर प्लेटलेट्स। बट अगर साइज़ का देखें तो सबसे पहले WBC, फिर RBC और फिर प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स दोनों में लास्ट में आ रहा है, ठीक है। अब अगला देखते हैं कि जो ब्लड क्लॉटिंग रिक्वायर्स, तो ब्लड क्लॉटिंग के अंदर कैल्शियम आयन की ज़रूरत होती है और थ्रोम्बोप्लास्टिन की ज़रूरत होती है, बिल्कुल सही। सोडियम आयन की ज़रूरत नहीं होती। अगर K+ होता तो भी गलत होता, ठीक है। विटामिन K की ज़रूरत होती है, कैल्शियम आयन की ज़रूरत होती है, पोटेशियम आयन की ज़रूरत नहीं होती। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या है? ये एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन और एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन की बात कर रहा है, जो कि इनएक्टिव फॉर्म में रहता है प्लाज्मा के अंदर,